हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन, और उस क्लास में हमने चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछली क्लास में रह गए थे उनको कंप्लीट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास का कि हमने फ्रिक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने फ्रिक्शन को डिफाइन करना पढ़ लिया था, फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसके बारे में पढ़ लिया था, और फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद और नुकसानदायक कैसे ये भी हमने पढ़ लिया था कि फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे हो रहा है। हाथों को रब कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, कम कर रहे हैं तो ल्यूब्रिकेंट्स का, ऑयलिंग का यूज करके फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने जाना था। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे कि जमीन पर कोई चीज रखी है और उसको हम खिसका कर ले जा रहे हैं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और किसी चीज को स्लाइड यानी कि जो भी वस्तु है उसको अगर हम स्लाइड कराकर फ्रिक्शन को काम में ले रहे हैं तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मात्रा हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में कम होगा। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं आज हमारे अगले टॉपिक की, जो इस चैप्टर में अब हमको पढ़ना है वो है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। increasing and reducing friction। सबसे पहले इंक्रीजिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन हमें कहाँ कहाँ इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। वन बाय वन विद एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कहाँ करना पड़ रहा है हमको चलते समय, है ना, खासकर व्हीकल्स के लिए। व्हीकल्स के लिए कैसे कि कार, ट्रक, बसेस, है ना, इन सभी के टायर्स कैसे होते हैं, इन सभी के टायर्स पर छोटे छोटे रिजेस वगैरह बने हुए रहते हैं जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, फ्रिक्शन को। टू इंक्रीज फ्रिक्शन, व्हाई इट इज सो, इंक्रीज फ्रिक्शन इस वजह से कि देखिए तो ये कार, ट्रक और बसेस जो है ना, इनके टायर्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं उसके ऊपर, है ना, ग्रूव्स मतलब निशान से बने हुए रहते हैं। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की कहाँ जरूरत आ रही है कि जब ये चल रहे हैं तो अगर फ्रिक्शन कम होगा, बार बार ये स्लिप होंगे, इतने बड़े व्हीकल को उठाना, और बिना फ्रिक्शन के मतलब मान लो ये स्लिप हो जाता है तो कितना नुकसान होगा, अगर इनमें सामान है तो उसकी हानि होगी। तो ये जो बड़े व्हीकल्स होते हैं इनके जो फ्रिक्शन की मात्रा है वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये अच्छी ग्रिप के साथ, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी और अच्छी ग्रिप के साथ रोड पर आसानी से चल सके। हम हमारी चप्पलों में भी देखते हैं, स्लीपर्स में, शूज में भी देखते हैं, वहां भी ये ग्रूव्स बने हुए रहते हैं। ये इसका रीजन भी फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है। खिलाड़ी, आपकी बुक में भी क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डू स्पोर्ट्समैन वियर शूज विद स्पाइक, है ना, तो आंसर आप ये लिखेंगे कि स्पाइक शूज हैव grooves in them, these grooves increase friction so the players can run easily on the ground। ठीक है ना, अगर बिना ग्रूव्स वाले या बिना स्पाइक्स वाले शूज अगर प्लेयर्स पहनेंगे तो क्या होगा, स्लिप होने का डर रहेगा, तो बार बार उनको तो कितना ज्यादा भागना पड़ता है जिसकी वजह से उनको चोट लग सकती है अगर फ्रिक्शन कम हो तो। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिए हमारे साइकिल के ब्रेक पैड्स की। साइकिल तो आप सभी ने चला रखी है ना, तो देखो साइकिल के अंदर ये ब्रेक पैड्स होते हैं। इनका क्या काम होता है कि जब आप साइकिल को राइड कर रहे हो, है ना, चला रहे हो साइकिल को, तो ये ब्रेक पैड्स कहीं पे टच नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक को दबाते हो, ब्रेक को दबाते ही ये ब्रेक पैड्स जो है वो रिम को रोक देते हैं। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। और उस फ्रिक्शन की वजह से जो रिम है यानी कि जो टायर है वो घूमना बंद कर देता है और आपकी साइकिल रुक जाती है ब्रेक सप्लाई करते ही। ठीक है, अब देखो कबड्डी का खेल, कबड्डी का खेल रखा होगा आप लोगों ने, खेल किसी ने नहीं भी रखा है तो आपने देखा तो जरूर होगा। जब खिलाड़ी अपनी अपोनेंट टीम की तरफ जा रहा होता है तो आपने देखा है कि हाथ में मिट्टी को रब करता है। क्या रीजन है उसके पीछे, मिट्टी को रब करना है, इसका मतलब रफ बनाना है। रफ क्यों बनाना है, ताकि अपोनेंट टीम के प्लेयर को अच्छी ग्रिप के साथ वो पकड़ सके। इसी तरह जिम्नास्टिक्स, तो जिम्नास्ट जो होते हैं ये भी आपने देखा होगा टीवी वगैरह में,
तो ये भी जब जा रहे होते हैं अपने करतब वगैरह करने के लिए, तो आपने देखा होगा एक सफ़ेद सा पाउडर सा ही अपने हाथों में लगाते हैं, ताकि वो जो पोल्स और वो जो होते हैं ना इनके इक्विपमेंट्स, उनको ये अच्छी ग्रिप के साथ पकड़ सके। तो ये जो सारे तरीके हैं ये किसके लिए हैं? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए किस वजह से? अपने फायदे के लिए, है ना। तो फ्रिक्शन, जैसा कि हमने कल ही पढ़ा था, इट इज अ नेसेसरी इविल। हमको पता है कि हमें नुकसान हो रहा है, टायर हैं चल रहे हैं तो घिसेंगे, ब्रेक पैड्स भी घिसेंगे, चेंज कराने पड़ेंगे, है ना। लेकिन होगा ये कि फिर भी फ्रिक्शन जरूरी है इनके प्रॉपरली काम करने के लिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो चलो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं और ये भी जानते हैं कि फ्रिक्शन रिड्यूस जब होता है तो किस तरीके से होता है। चलो, कैरम खेल रखा है आप सभी ने? कैरम खेल रखा है सभी ने, है ना। क्या करते हैं, कैरम जब खेलते हैं तो उस पर पाउडर सा डालते हैं, क्या कुछ डालते हैं ना। आप कैरम नया लेके आते हो तो साथ में आता है वो पाउडर। क्यों आता है, क्या रीजन है उसके पीछे? तो देखिए, कैरम का गेम आप जब खेलते हो तो स्ट्राइकर से जब आप स्ट्राइक करते हो कैरम पर, है ना, तो चलते चलते क्या होता है, लकड़ी तो होती है। और हमने कल पढ़ा ही था, देखो जो स्टडी टेबल है उस पर तो सनमाइका लगा हुआ है, तो भी बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से रिजेस है। कैरम पर तो सनमाइका भी नहीं है, रफ सरफेस होती है, लकड़ी होती है ना। तो क्या किया जाता है, कैरम पर वो पाउडर जब हम छिड़क देते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्राइकर और जो कैरम है उसके बीच की इंटरलॉकिंग को कम कर देता है। जस्ट लाइक कि कल हमने ये देखा था कि जो ईंट है उसको खींचते हैं तो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, और जब उस पर हम पॉलीथीन को कवर कर देते हैं या कोटिंग कर देते हैं तो उसको खींचने में कम वजन लगता है। तो उसी तरह कैरम के ऊपर जब हम पाउडर को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, इट रिड्यूसेस, पाउडर रिड्यूसेस फ्रिक्शन, है ना, जिसकी वजह से आप अच्छे से खेल पाते हो। ये हो गया रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे जो दरवाजे होते हैं, है ना, दरवाजों में आपने देखा है कि उनको खोलते हैं बंद करते हैं तो उनकी जो साइड्स में बने हुए रहते हैं ना, तो उनको क्या किया जाता है, खोलते हैं बंद करते हैं तो उनमें से आवाज आती है, तो क्या किया जाता है, उनमें ऑयलिंग की जाती है, ऑयल लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, उनमें से आवाज आनी बंद हो जाती है। हमारी जो साइकिल होती हैं, है ना, और बाकी जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या काम में ली जाती है, ग्रीस। ग्रीस क्यों काम में ली जाती है, देखो कि जब ये व्हीकल्स काम करते हैं तो इनके जो पार्ट्स होते हैं, या मशीन्स के अंदर भी होता है ऐसा, है ना, मशीन्स के अंदर भी ऐसा होता है। क्यों होता है कि इनके जो पार्ट्स होते हैं, जब मशीन रन करती है या मशीन चलती है तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, बार बार रिपीटेड मोशन होता है, जिसकी वजह से धीरे 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 उनकी बियरिंग एंड टीयरिंग यानी कि घिसने लग जाते हैं। जब आप ग्रीस का यूज करते हो तो क्या होता है, वो इनके बीच में एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से ये घिसते नहीं है ग्रीसिंग की वजह से। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स का भी यूज किया जाता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं ना, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ऑयल लाइक सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इनको क्या कहा जाता है, ल्यूब्रिकेंट्स कहा जाता है। हिंदी में इनको कहा जाता है स्नेहक। ये क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं, यानी कि रिड्यूस फ्रिक्शन। और कैसे करते हैं कि दोनों सरफेस के बीच में ये एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इंटरलॉकिंग कम हो जाती है। इंटरलॉकिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम काम करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ये एक सरफेस है, इस पर ये रिजेस बने हुए हैं काफी सारे, ठीक है। और अब अगली बात करते हैं अगली सरफेस की। तो यहाँ अब हमने क्या किया, ये मान लो ये दूसरी सरफेस है, इसमें भी क्या है, रिजेस बने हुए हैं, लेकिन अब हमने यहाँ यूज किस चीज का कर लिया, लुब्रिकेंट का। अब वैसे तो इंटरलॉकिंग हो सकती है, लेकिन अब जब हमने यहाँ लुब्रिकेंट का यूज कर लिया तो इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम अप्लाई हो रहा है, और जो भी सरफेस है दोनों आसानी से स्मूथली रन कर पा रहे हैं। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रिक्शन को आप 100% कम नहीं कर सकते हैं, है ना,
परफेक्टली कम नहीं होगा, कुछ मात्रा में तो रहेगा, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं अपनी सुविधा के लिए कि फ्रिक्शन इतना कम हो गया है कि हम स्मूथली काम कर सकते हैं, यानी कि हमारे काम में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। ठीक है, अब कल अपने स्टैटिक और हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया था, और कल बात हो रही थी रोलिंग फ्रिक्शन की। तो चलो अब रोलिंग फ्रिक्शन को कंप्लीट कर लें, और ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फटाफट जिसको कहना चाहिए ना, हमने आराम से इसको जल्दी जल्दी पढ़ लिया। चलो तो देखो, रोलिंग फ्रिक्शन या व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, इसका एग्जाम्पल हम अपने कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तब ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि आप घूमने जा रहे हो, आपने अच्छा सा अपना बैग जमा लिया जिसमें सामान वामान सारा रख लिया। तो एक बैग तो आपने ले लिया शोल्डर वाला, ठीक है, आपका स्कूल बैग होता है ना उस तरीके का बड़ा वाला शोल्डर बैग, एक तो वो, और एक मान लो आपने ऐसे लटकाने वाला थैला टाइप बैग ले लिया। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक तो आपने अपना ट्रैवल बैग ले ही लिया, और दूसरा आपने एक रोलिंग जिसमें नीचे पहिए लगे थे ना, वो वाला आपने क्या ले लिया, एक सूटकेस ले लिया अच्छा सा। अब बताओ ज्यादा थकान किस में होगी? ज्यादा थकान किस में होगी? जिसमें आपने थैला हाथ में ले रखा है। क्यों? क्योंकि वहां आपको उसको उठा के लेके जाना पड़ रहा है, सारा वजन आप पर है। लेकिन अगर आपने वो रोल करने वाली रोलिंग जो पहिए होते हैं ना, वो वाली ट्रॉली ले रखी है, तो कितनी ही दूर आप आराम से जा सकते हो, कितना ही भारी बैग लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स जो होते हैं सर्कल शेप के, एक के बाद एक रोल करते जाते हैं, और उनको उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि तो ये फ्रिक्शन कैसे कम कर रहे हैं? ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन। अब क्या है ये रोलिंग फ्रिक्शन, इसको जानते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी, बॉडी से मतलब यहाँ पर कि किसी भी चीज से मतलब है, व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अनदर सरफेस, लिख दो बॉडी लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, कि व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द अनदर बॉडी, ठीक है, रोल्स ओवर द सरफेस, दोबारा लिखती हूँ, रोल्स ओवर द surface of another body, the resistance to its motion is called, क्या कहलाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलो तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज की सतह पर रोल कर रही है, तो उसकी गति में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो क्या कहला रही है? रोलिंग फ्रिक्शन कहला रही है। लेकिन ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक और स्लाइडिंग दोनों फ्रिक्शन से कम होगा। इसीलिए अब इसकी मात्रा क्योंकि सबसे कम है, इसलिए इस रोलिंग फ्रिक्शन का यूज किया जाता है भारी भारी लगेजेस को उठाने के लिए। तो वो जो पहिए है ना, वो आराम से आपके जो भी सामान है उसको रोल करके ले जाते हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीनों फ्रिक्शन आपने पढ़ लिए। इसके साथ ही साथ ये रोलिंग फ्रिक्शन हमारे जीवन में कहाँ काम आ रहा है? तो आपने नाम सुना होगा, देखो, बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स ऐसे सर्कल जैसे होते हैं दो, और इनके बीच बीच में इस तरीके से छल्ले से लगे हुए रहते हैं। ये आपने पंखे में, व्हीकल्स में लगे हुए देखे होंगे। तो यहाँ पर भी देखो, ये दोनों सरफेस है ना, इनमें ये पहिए गोल गोल घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या काम में आता है? रोलिंग फ्रिक्शन काम में आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में आपको पहली बात तो ये नोट करना है कि फ्लूइड्स होते क्या हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन, चलो तो पहले तो देखो कि ये चीज बताओ कि आपने मैटर तीन तरह के पढ़े ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स वो होते हैं जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। सही है क्या? कि वो उस ही बर्तन का आकार ले लेते हैं
जिसके अंदर उनको रखा जाता है। बस वहां तक अगर आपको याद है तो हम फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड्स तक पहुंच गए। फ्लूइड्स क्या होते हैं देखो, तो ये जो लिक्विड्स होते हैं बहते हैं, है ना, बहते हैं ना, बस तो ये ही गुण किसमें पाया जाता है, फ्लूइड्स में। लेकिन ये जो फ्लूइड्स होते हैं, ये बहने वाले जो फ्लूइड्स हैं, अब आपने लिक्विड्स के अंदर पढ़ा है कि लिक्विड चीजें जैसे तेल है, जूस है, वाटर है, मिल्क है, ये सब क्या है, फ्लूइड लिक्विड्स हैं। यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ जाता है, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड वो हर चीज जो बह रही है ना, जिसमें क्या आ जाएंगे, लिक्विड्स प्लस एक चीज और आ जाएगी, और क्या बह रही है, गैसेस। इन दोनों को क्या कहा जाता है, फ्लूइड या तरल पदार्थ कहा जाता है, तरल, ठीक है। चलो तो अब देखो, लिक्विड्स और गैसेस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स, ठीक है। तो लिक्विड्स और गैस क्योंकि दोनों ही बह रही हैं, इसलिए इनको आप क्या कह रहे हैं, फ्लूइड्स कह रहे हैं। अब इसको कैसे जाने कि भाई इनसे भी फ्रिक्शन लग रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो चलो देखो, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप किसी गार्डन में या ग्राउंड में हैं और अचानक से बारिश आने वाली है और अचानक से काफी तेज हवा बह रही है। अब कोइंसिडेंस क्या हो रहा है कि आपका घर तो है इस तरफ और हवा का डायरेक्शन है इस तरफ, क्या होगा, आप जिस स्पीड से जाना चाह रहे हो क्या उस स्पीड से चल पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। हवा जो होगी वो क्या करेगी, आपके चलने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी और आप उतनी जल्दी नहीं चल पाएंगे जितनी जल्दी कि आप चलना चाह रहे हैं। इसी तरह और एग्जांपल ले लो पानी का, कि पानी बह रहा है, मान लो बारिश आ रही है काफी और घुटनों घुटनों तक पानी भर गया, तो क्या आप जल्दी जल्दी घर जा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि पानी को काटकर आपको रास्ता बनाना है और वो जो रास्ता आप बनाओगे वो किसकी वजह से रुक रहा है, लिक्विड जो कि वाटर है, ठीक। तो देखो ये फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है और वो फ्रिक्शन जो कि इन फ्लूइड्स की वजह से लगाया जाता है उसे ड्रैग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, ड्रैग कहा जाता है, ठीक। जाओ तो इसको नोट कर लो, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। अब क्या करें, इस ड्रैग से कैसे बचा जाए, है ना। तो ये जो ड्रैग है ना, इसकी मात्रा डिपेंड करती है स्पीड पर। अगर स्पीड तेज है फ्लूइड की तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, और स्पीड कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। पानी नॉर्मली बह रहा है तो आप आराम से, कंपैरेटिवली हवा नॉर्मल सी बह रही है तो भी आप आराम से चल सकते हो। पानी नॉर्मली बह रहा है अपनी रेगुलर स्पीड से तो भी आप आराम से चल सकते हो। लेकिन पानी का बहाव तेज है तो आप चल ही नहीं सकते, आप पानी के साथ ही निकल जाओगे, है ना। हवा बहुत तेज बह रही है तो भी आप नॉर्मल स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाओगे। हवा जो है वो आपके चलने के मार्ग में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो अब इस फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाए, तो देखो कि इसको कम करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कई तरह के प्रयास किए। और अब देखो कि पानी के अंदर तो कौन है, मछलियां चल रही हैं, उनका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। और हवा के अंदर क्या है, हमारे बर्ड्स। अब दोनों की ही जो बॉडी है उसमें आप याद करो कि अगर आपने पढ़ा हो एडेप्टेशन वाला चैप्टर, तो हम ये कहते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब होता है, जस्ट लाइक दिस, आगे से यूं नुकीली होती है। क्यों होती है, ताकि पानी को या हवा को काटकर ये आसानी से आगे बढ़ सके। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से ये बर्ड्स हवा को काटकर आगे बढ़ जाते हैं और जो पानी में रहने वाले जानवर है, खासकर मछलियां, ये भी आगे से नुकीली होती हैं, पीछे से ब्रॉड होती हैं, तो पानी को भी काटकर ये आसानी से चल जाती हैं। तो फ्लूइड्स का यूज करने के लिए, फ्लूइड्स के अंदर व्हीकल्स को चलाने के लिए या फ्रिक्शन को कम करने के लिए साइंटिस्ट ने भी इसी तरह के इक्विपमेंट्स बनाए जो कि क्या हो, स्ट्रीमलाइन शेप के हो। तो एरोप्लेन वगैरह जब आपने देखे हो तो एरोप्लेन्स कैसे होते हैं, पीछे उसके भी विंग्स होते हैं, है ना, लेकिन आगे से एरोप्लेन का शेप भी इसी तरीके का होता है। और आपने जो नाव वगैरह देखी हो तो वो भी देखो किनारों पे से नुकीली होती है और बीच में से ब्रॉड होती हैं। और इस तरह क्या किया जाता है, फ्रिक्शन को कम कर दिया जाता है। तो देखो बस इतना ही है हमारे चैप्टर में, फ्रिक्शन को कम कर लेते हैं इस तरीके से अपन।
और अब आपको याद क्या करना है ये ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में से देखो फ्रिक्शन के फायदे और फ्रिक्शन के नुकसान ये आपको जरूर याद करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये याद करना है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको ये फ्लूइड फ्रिक्शन जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। जल्दी मिलेंगे, अगले जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमने क्विकली रिवाइज कर लिया विद इन मान के चलो 45 to 50 मिनट्स के अंदर। और अब इस तरीके से चैप्टर आई होप तैयार हो गया है कि अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, हम इजीली इसके आंसर अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको नोट कर लो। क्वेश्चन आंसर तो आप आराम से अपने आप आंसर लिख सकते हो अगर चैप्टर आपने और अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया, क्वेश्चन आंसर याद एक ही करने की जरूरत नहीं, चैप्टर पूरा आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड मत करो। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।